टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत दिन के बाद फिर से पबैट पे वीडियो डाल रहे हैं और मैं दो थिंकर को एक साथ लेके चलूँगा, लूथर गुलिक एंड लिंडाल उर्विक। तो इन दोनों के प्रिंसिपल्स में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग इसको गुलिक एंड उर्विक के नाम से भी जानते हैं। वैसे ये दोनों थिंकर अलग अलग हैं। बहरहाल इसमें हमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है। जो लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ इतना पता हो कि इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं तो मोर और लेस आप उसको डिफाइन कर ले जाएंगे। तो ये बहुत स्पेसिफिक है। तो बिना टाइम वेस्ट किया हम लोग इसके सीधे पॉइंट में आ जाते हैं कि लूथर गुलिक ने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसके बारे में क्या विचार दिए हैं, और इसी तरह जो लिंडाल उर्विक के कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट क्या हैं। बस इतना ही हमें जानना है, ठीक है ना, कि लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सिद्धांत दिए हैं ये हम जानते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं लूथर गुलिक के बारे में। लूथर गुलिक की जो थ्योरी है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इस पे उन्होंने बात किया है। तो पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति जिस काम को करने में निपुण है उससे वही काम कराया जाए। मतलब अगर हम लोग मैरी पार्कर फॉरेट के शब्दों में कहें तो इसी को ऑर्डर कह सकते हैं, व्यवस्था, कि राइट पर्सन इन द राइट प्लेस एंड राइट थिंग इन द राइट प्लेस। सही जगह पर सही वस्तु और सही जगह पर सही व्यक्ति, इसी को व्यवस्था कहते हैं। स्पेशलाइजेशन भी क्या कहता है, जो व्यक्ति जिस काम को निपुण काम करने में एक्सपर्ट है उससे वो काम लिया जाए, ताकि हम लोग क्या इंश्योर कर सकेंगे, उससे एफिशिएंसी इंश्योर हो जाएगी, वो इकोनॉमिकल होगा और वो इफेक्टिवनेस होगी। तो आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट वे में काम करना है तो आपको किसको प्रमोट करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन को, राइट। दूसरा स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है कि आपने जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है अगर उसका फ्रीक्वेंट वे में ट्रांसफर होता रहता है तो वो उन चीज़ों को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएगा। जैसे इंडिया में देखोगे कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ में एक बड़ी दिक्कत क्या रहती है, एक बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि उनका जो ट्रांसफ़र होता है बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो मान लीजिए कि 3 साल अगर कार्यकाल दिया जाए तो 1 साल तो समस्याओं को समझने में लग जाएगा, दूसरा साल जब वो बेहतर तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा, और जो तीसरा साल जाएगा वो और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते थे, जो फीडबैक आएंगी उनके आधार पे उसका आगे कहीं अगर अपन ट्रांसफ़र होता है, वो प्रमोट होके जाता है, तो इसको एक केस स्टडी के रूप में यूज कर सकता है कि हमने इन समस्याओं के लिए ये जो कदम उठाए थे इनके क्या परिणाम रहे थे, और आगे हमें इस तरह के समस्याओं के लिए ये कदम उठाने होंगे या उनमें कोई सुधार करना होगा। तो अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल को थोड़ा सा लंबा किया जाता है तो चीज़ों को ऑफिसर बेहतर ढंग से समझ सकता है, अपने तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकता है, और उसकी फीडबैक के आधार पे आने वाले समय में और बेहतर निर्णय ले सकता है। भारतीय प्रशासन में एक दिक्कत ये है, खास करके जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि उनका जो टेन्योर होता है, उनका जो स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से चीज़ों को करने के लिए उतना समय ही नहीं मिलता। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन का अर्थ क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का अर्थ है कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं या जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं वो सारे लोग इस तरह से एफर्ट करें कि जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना था वो ऑब्जेक्टिव अचीव होने की संभावना बढ़ जाए। जैसे एक ने अच्छी बॉलिंग की, दूसरा दौड़ के बाउंड्री के पास गया, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि कैच करेगा तो उसका पैर बाउंड्री में टच कर जाएगा, तो हवा में ही वो गेंद को बाउंड्री के अंदर साइड पुश कर देगा, और तभी दूसरा प्लेयर जाके, कि ऐसी संभावना भी हो सकती है कि दूसरे प्लेयर ने जो बॉल को हवा में स्विंग किया, हवा में फेंका है, उसे कैच कर लेता है। तो उससे क्या होगा, बॉलर की अच्छी बॉलिंग, दूसरे प्लेयर की अच्छी फील्डिंग, और तीसरे प्लेयर का समय पे वहाँ पे पहुँच जाना, और विपक्षी टीम का एक प्लेयर आउट हो गया। तो कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है कि जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं वो एक साथ इस तरीके से काम को करें ताकि जो रिजल्ट, जो हमारा डिजायरेबल रिजल्ट है वो हमें मिल सके। कोऑर्डिनेशन हो गया। चौथा
डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि निर्णय सिर्फ ऐसे ना लिए जाएं कि जो टॉप में बैठा है सिर्फ वही निर्णय ले, राइट। जितना ज़्यादा आप पावर का जो अथॉरिटी है उसको डिसेंट्रलाइज करोगे, इसका मतलब है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में दूसरे लोगों को भी शामिल करोगे तो निर्णय जल्दी लिया जा सकेगा। आप खुद सोचिए जरा, अगर एक ही व्यक्ति निर्णय लेने वाला है और वो उस समय मौजूद नहीं है तो काम रोक दिया जाएगा, क्योंकि केवल सारी पावर अथॉरिटी उसके पास सेंट्रलाइज्ड हो गई है, केंद्रित हो गई है। तो अगर आपको लोगों को अपलिफ्ट करना है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है, लोगों से काम करवाना है, तो उनको अथॉरिटी आपको कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। इसलिए क्या चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन के मेथड के लिए एक मेथड हो सकता है जो है डेलीगेशन। डेलीगेशन का अर्थ क्या होता है कि जो पावर और अथॉरिटी आपको दी गई है, अगर वो अथॉरिटी आप किसी और को दे देते हैं वो कोई टास्क करवाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन के टाइप कई हो सकते हैं, जो अपवर्ड हो सकती है, वो डाउनवर्ड हो सकती है, वो स्लाइडवर्ड हो सकती है। अपवर्ड का अर्थ हो गया कि आप अपने से बड़े जो पद पे है कोई, उसको कोई काम दे दें। ऐसा रेयर ही होता है कि एक सबऑर्डिनेट अपने सीनियर को कोई काम दे। तो जनरली जो डेलीगेशन होगा वो कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा। जो बड़ा ऑफिसर होगा वो अपने कुछ दायित्व अपने से छोटे पद के कर्मचारियों को दे देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। उसका फायदा ये होता है कि उसको और बड़े लेवल पे काम करने के लिए समय मिल जाता है, ज़्यादा स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए समय मिल जाता है, राइट। और जो छोटे लेवल पे कर्मचारी होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और नई जनरेशन की एक लीडरशिप तैयार हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया? स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डेलीगेशन होना चाहिए, इसके अलावा स्टाफ एंड लाइन। स्टाफ एंड लाइन, स्टाफ एंड लाइन क्या होता है? देखिए, किसी भी, खास करके ये सेना से कॉन्सेप्ट लिया गया, आर्मी से लिया गया है कि जो स्टाफ वाले जो ग्रुप होता है, मेंबर्स होते हैं सेना में, वो क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं कि हमें जैसे रसिया में है तो वहाँ पे एक थिंक टैंक होगा जो डिसाइड करता होगा कि हमें यूक्रेन की सप्लाई को ब्रेक करना है, हमें बाल्टिक सागर पे कब्जा करना है, कैसे भी करके हमको बास्पोरस स्टेट को चोक कर देना है या चोक नहीं होने देना है, जो भी निर्णय हो। तो ये जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं स्टाफ। और स्टाफ के द्वारा जो लिए गए डिसीजन हैं उनको जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करता है उसे बोलते हैं लाइन। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हों वो बाकायदे दो हिस्सों में बटे हों, एक हिस्सा जो प्लानिंग करेगा और दूसरा हिस्सा जो एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा ना करें कि जो प्लानिंग करे वही एग्जीक्यूट करे, नहीं तो फिर प्लानिंग के काम के लिए उसे समय कम बचेगा। तो हमने क्या देखा? स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डेलीगेशन होना चाहिए, स्टाफ एंड लाइन होना चाहिए। उसके बाद अब कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? तो होगा कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की कि एक तो कोऑर्डिनेशन होता है हायरार्की के थ्रू। हायरार्की मतलब बोले तो जैसे ये देखें, ये आपका कोऑर्डिनेशन के लिए हायरार्की हमने बना दिया कि मान लेते हैं ये बॉस है, इस तक कोई इन्फॉर्मेशन जानी है, कोऑर्डिनेशन होना है। तो ये मान लीजिए ए डैश है, ये बी डैश है, ये सी डैश है और ये डी डैश है और यहाँ पे HOD बैठा है। तो HOD तक अगर कोई चीज़ पहुँचनी है तो एक प्रॉपर हमने चैनल बनाया है, उसी को हम लोग हायरार्की कहते हैं, राइट। तो यहाँ A से B तक, B से C तक, C से D तक और D से फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ पहुँच जाएगी? HOD के पास पहुँच जाएगी। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन हो सकता है एक तो हायरार्की की तरह हो सकता है कि A B को कोऑर्डिनेट करेगा, B से C कोऑर्डिनेट करेगा, C से D कोऑर्डिनेट करेगा और D HOD से कोऑर्डिनेटेड होगा, राइट। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन हो सकता है हायरार्की की तरह हो सकता है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन के लिए हम एक कमेटी भी बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन थ्रू कमेटी। एक तो कोऑर्डिनेशन का हमने क्या बनाया कि ये हायरार्की की तरह हो सकता है और दूसरा हमने क्या देख लिया कि कोऑर्डिनेशन थ्रू कमेटी भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखिए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इसमें जो बचा दैट इज
यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का अर्थ क्या है? देखिए कि जो एक सीनियर हो वो एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है, लेकिन एक सबऑर्डिनेट सिर्फ एक ही सीनियर से ऑर्डर ले, नहीं तो क्या होगा, यहां पे डुप्लीसिटी ऑफ वर्क हो जाएगा और वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। सपोज करें कि ये सबऑर्डिनेट ए है, ये सबऑर्डिनेट बी है और ये सबऑर्डिनेट सी है। अब सबऑर्डिनेट ए को इसका जो बॉस है एक्स, उसने कोई ऑर्डर दिया, राइट, और मान लें कि ए को कोई उनका एक दूसरा बॉस होता, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा बॉस थोड़ी देर के लिए वाई है, वाई ने एक ऑर्डर दिया, तो होता क्या, जब एक्स का ऑर्डर ये इंप्लीमेंट कर रहा था तभी अगर वाई उसे कोई ऑर्डर दे देगा तो एक्स वाले ऑर्डर को छोड़ के वाई वाले पे काम करने लगेगा, और वाई वाले ऑर्डर पे काम कर ही रहा था, इसके बाद मान लेते हैं कोई एक और सीनियर है जेड है, उसने कोई इसे ऑर्डर दे दिया, तो अब ए के साथ समस्या ये है कि वो ना तो एक्स के ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर पा रहा है, ना वाई के ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर रहा है, और ना ही वो जेड के ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर पाएगा, राइट। तो क्या होना चाहिए, एक सबऑर्डिनेट यानी जो छोटे स्तर का कर्मचारी है वो एक ही अपने बड़े अधिकारी से ऑर्डर प्राप्त करे, नहीं तो वो कोई काम कर ही नहीं पाएगा। नहीं, आप उदाहरण के तौर पे सोचे जरा कि आप कोई कर्मचारी हैं, आपसे किसी ने कहा कि आप कहीं पे आग लगी हुई है, आप जाके सुनिश्चित करें कि आग जल्दी से जल्दी बुझे और कम से कम जान माल का नुकसान हो। एक ऑर्डर आपको ये मिला, फिर आप जा ही रहे थे कि रास्ते में किसी ने बता दिया कि बाढ़ आ गई है, तो सुनिश्चित करें कि बाढ़ की वजह से किसी के जान ना जाए, तो आप बीच में काम छोड़ के वहाँ चले गए। इसी तरह आपका कोई ऑफिसर बोल रहा है कि वहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा हो गई है, लोग एकदम मार काट पे उतारे हुए हैं, आप जल्दी पहुँच के चीज़ों को सामान्य करें, तो आप तीसरे के लिए रवाना हो गए और अल्टीमेटली आप कुछ नहीं कर पाए, राइट। कि व्हेन यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स एक्चुअली यू आर डूइंग द नथिंग। जब आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो वास्तव में आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि यूनिटी ऑफ कमांड का अर्थ क्या है कि एक सीनियर तो कई सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे, लेकिन एक सबऑर्डिनेट सिर्फ एक ही सीनियर से ऑर्डर ले, ताकि काम में प्रिसीजन हो, इफेक्टिवनेस हो, और जो हम चीज़ चाहते हैं वो हम क्या कर सके, अचीव कर सके। तो हमने लूथर गुलिक के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो हमने देख लिए। इसमें क्या होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन क्या होता है ये मैंने बता दिया, स्टाफ एंड लाइन क्या होता है ये बता दिया, कोऑर्डिनेशन हो गया, और आपका कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की के थ्रू भी कोऑर्डिनेशन हो सकता है, और कोऑर्डिनेट करने के लिए, समन्वय बनाने के लिए कोई कमेटी भी बनाई जा सकती है। फिर इसके अलावा जो हमको देखना है दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का अर्थ क्या हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड का अर्थ हो गया कि एक सबऑर्डिनेट सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर प्राप्त करे। जो लास्ट है दैट इज बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका बेस क्या है, आधार क्या है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस पर्पज से कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। अगर उसका बेसिस क्लियर होगा तो हम जो रिजल्ट पाना चाहते हैं वो रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो डिपार्टमेंटल, किसी भी डिपार्टमेंट को बनने के लिए, किसी भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने 4P का कॉन्सेप्ट दिया है कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है वो 4P के आधार पे ही बनता है। वो 4P क्या है, उसमें एक आपका हो जाएगा प्लेस, दूसरा हो जाएगा पर्सन, तीसरा हो जाएगा प्रोसेस, और चौथा हो जाएगा पर्पज। कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं वो 4P के आधार पे ही बनते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के आधारित संगठन हो सकता है, कोई स्थान के आधार पे हो सकता है, व्यक्ति के आधार पे हो सकता है, कोई प्रोसेस के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है, और पर्टिकुलर किसी पर्पज को अचीव करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो हम लोग लूथर गुलिक को जानते हैं, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं पोस्ट कॉर्ब। कि जो हमारे हाई लेवल पे जो लोग बैठे होते हैं उनको जो निर्णय लेने होते हैं, बेसिकली वो जो निर्णय हैं वही निर्णय हमारे कैसे हुए, पोस्ट कार्ब। तो देखिए पोस्ट कार्ब का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो HOD होगा,
हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा, राइट। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे जो लोग हैं ABCDEF, तो देखिए जो डिसीजन होते हैं, हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि डिसीजन एकमात्र शीर्ष पर केंद्रित होता है, ये सही नहीं है। डिसीजन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये बात अलग है कि जो लोग टॉप पे बैठे हैं उनके जो काम होते हैं उन काम को ही पोस्ट कॉर्प कहते हैं। जहाँ पे पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ है प्लानिंग, ओ का अर्थ क्या है, ओ का अर्थ हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग, एस का अर्थ क्या हो गया स्टाफ, डी का अर्थ क्या हो गया ये आपका डी का अर्थ हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, सीओ का अर्थ क्या हो गया कोऑर्डिनेटिंग, आर का अर्थ क्या हो गया रिपोर्टिंग, और बी का अर्थ क्या हो गया बजटिंग। यानी हमारा जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो किस तरह के काम कर रहे होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं वो या तो प्लानिंग का होगा, या वो ऑर्गेनाइजिंग का होगा, या वो स्टाफिंग का होगा, सॉरी डी फॉर डायरेक्टिंग, या वो कोई डायरेक्शन दे रहे होंगे, या फिर कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन कैसे हो इसके लिए कर रहे होंगे, या वो कोई रिपोर्ट ले रहे होंगे या अपने सीनियर को रिपोर्ट भेज रहे होंगे रिपोर्टिंग, और जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, बजट से रिलेटेड चीज़ें हैं बजटिंग। तो जो हमारा टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन पोस्ट कॉर्प होते हैं। तो जो छोटे छोटे जो कदम हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन है वो हमें छोटे लेवल के कर्मचारी पे छोड़ देना चाहिए। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो छोटे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जो डिसीजन लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग डिसीजन। और हमारे जो टॉप पे बैठे लोग होते हैं, जैसे हम लोग पुलिस की हायरार्की देख लें, जैसे DGP है, IG है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि ठेले वाले दो आपस में लड़ गए हैं तो इसके लिए DGP आएगा, नहीं। हमें बेहतर शासन व्यवस्था के लिए और कौन से इनपुट हम लोग डाल सकते हैं, तो जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें होंगी वो कौन करेगा, जो टॉप में बैठे होंगे। यानी ये लोग कैसे डिसीजन लेंगे, ये लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेंगे, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो हर्बर्ट साइमन को भी हमने देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज कर लिया। तो इस तरीके से जब एक ही थिंकर की थ्योरी में, एक ही थिंकर को एक्सप्लेन करते समय दूसरे थिंकर की थ्योरी भी आप कहीं ना कहीं उसमें एकोमोडेट कर देते हो तो आपका आंसर बहुत डाइवर्सिफाई और क्वालिटेटिव हो जाता है। हमने लूथर गुलिक को पूरे लेंथ एंड ब्रेथ में समझ लिया, पोस्ट कॉर्प क्या होता है ये समझ लिया, क्या डिसीजन एकमात्र हायरार्की के टॉप में इस्टेब्लिश होता है, ऐसा नहीं है। जो टॉप में होते हैं वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं और जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वो लोग ऑपरेटिंग डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये लूथर गुलिक का है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि लिंडाल उर्विक ने इस बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया है। आई होप आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में लूथर गुलिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा, अगर ये पॉइंट ही आपको अच्छे से केवल ये पॉइंट्स पता हैं और दो दो लाइन भी एक्सप्लेन कर देते हो, आप मेरा यकीन करिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इससे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है। सो वंस अगेन आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।